हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, आज का विषय है मीडिया का अंत। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं इस विषय पे बात क्यों कर रहा हूं। दोस्तों, 1992 में एक बहुत ही फेमस किताब आई थी, इतिहास का अंत, द एंड ऑफ हिस्ट्री। ये किताब लिखी थी फ्रांसिस फुकुयामा ने। इतिहास के अंत में यह कहा गया था कि कम्युनिज्म, सोवियत रूस के विघटन के बाद कम्युनिज्म लगभग खत्म हो गया है और प्रजातांत्रिक शक्तियां, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीपति शक्तियों की विजय हुई है। और जो ये कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी ने एक स्ट्रक्चर सेट किया है, वही स्ट्रक्चर पूरे विश्व में देखा जाएगा। कम्युनिज्म यानी साम्यवाद का अंत हो गया है और इस कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर में मीडिया को बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो स्थान दिया गया था। परंतु फ्रांसिस फुकुयामा शायद नादान थे या समझ नहीं पाए कि मीडिया का हश्र इन पूंजीपतियों के हाथों से क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। 1993 में एक और किताब आई थी, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, जिसमें कहा गया था कि भाई मुस्लिम और क्रिश्चियन जो समाज है, या ये कह लीजिए कि वेस्टर्न पावर्स और ईस्टर्न पावर्स के बीच में द्वंद्व होगा, यही आने वाला जो है वो भविष्य तय करेगा। परंतु दोस्तों, ना तो ये धर्म का द्वंद्व है, ना ये जाति का द्वंद्व है, और ना ही ये विचार शक्तियों का द्वंद्व है जो पिछले 30-35 सालों में हम देखते आए हैं। ये द्वंद्व जो है, ये द्वंद्व है सिर्फ कुछ पूंजीपतियों द्वारा इस पूरे विश्व की ताकत को जो है अपने हाथों में काबिज करना। और इसके लिए सबसे पहला जो पूंजीपतियों ने प्रयास किया, वो ये किया कि जनता की जो आवाज है, यानी कि जो मीडिया है, उसका गला कैसे घोटा जाए और मीडिया को कैसे अपने हाथ में किया जाए। मैं आज जो ये टॉपिक आपके सामने लेके आया हूं, इसका कारण ये है कि 4 फरवरी को जेफ बीजोस, जो विश्व के चौथे सबसे रईस व्यक्ति हैं, वो प्राइवेटली ओन करते हैं एक अखबार को, जो कि बहुत ही वेनरेबल, बहुत ही पवित्र, बहुत ही ऊंचा स्टेटस है, जिसका नाम है द वॉशिंगटन पोस्ट। ये वही अखबार है जिसने रिचर्ड निक्सन की सत्ता को हिला दिया था। वाटरगेट स्कैंडल सामने लाके इन्होंने रिचर्ड निक्सन को इस्तीफा देने के लिए, पहली बार अमेरिका के इतिहास में ऐसा हुआ था कि किसी राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ा प्रेस की, एक न्यूज़पेपर की स्टोरी के कारण। और ये स्टोरी लेके आने वाला जो अखबार था वो था वॉशिंगटन पोस्ट। जेफ बीजोस ने 4 फरवरी को अनाउंस किया, यानी उनकी कंपनी ने अनाउंस किया कि वो 800 जो पत्रकार हैं वॉशिंगटन पोस्ट में आज की डेट में काम कर रहे हैं, उसमें से 300 लोगों की छटनी कर रही है, उनको नौकरी से निकाल रही है। और ये वॉशिंगटन पोस्ट ही एकमेव नहीं है, ये चीज हम पूरे विश्व में देख रहे हैं। इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया लोगों की छटनी कर रहा है, हिंदुस्तान टाइम्स छटनी कर रहा है। आप अखबारों के नाम लीजिए और ये सारे के सारे अखबार जो है आपको नजर आएंगे कि ये लोगों को निकाल रहे हैं। जब ढंग के पत्रकार ही नहीं बन जाएंगे तो आपके पास में इंफॉर्मेशन आएगा कैसे? आखिर में जर्नलिज्म होता क्या है? जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म इज नथिंग बट ऑब्टेनिंग राइट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पुटिंग इट इन पब्लिक डोमेन। सही सूचना को जो है वो जनता के बीच में डालना ही पत्रकारिता है। और अभी जो पिछले विगत कुछ सालों में हम देख रहे हैं विश्व भर में, हो ये रहा है कि पूंजीपति जो सोच रहा है, जो अखबार का मालिक है, जो वो सोच रहा है वही सूचना है, और उसी तरीके की सूचना जो है वो पब्लिक डोमेन में डाली जा रही है। जाहिर सी बात है, पूंजीपति जो है वो अकेला अखबार ओन नहीं करता, उसके और भी अनेकों व्यापार हैं, बिजनेस हैं। तो वो पहले उन बिजनेस इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है, और उस बिजनेस इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए उसको सरकार के साथ में जो है कदम ताल करना उसके लिए आवश्यक है। इसीलिए हम ये देख रहे हैं कि जो सत्ता की आंखों में आंखें डाल के मीडिया पहले न्यूज डाल लेके आता था, पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन डालता था, अब वो ना केवल भारत से बल्कि संपूर्ण विश्व से देख रहे हैं कि ये चीज धीरे धीरे गायब हो रही है। और इसकी हमें झलक जो है वो भारत में तो बहुत कुछ दिखती है, क्योंकि बड़े बड़े नेता जो हैं आजकल ट्विटर पे इंफॉर्मेशन जो है वो घोषणाएं कर रहे हैं। आजकल मीडिया ब्रीफिंग होती नहीं है। इस देश का प्रधानमंत्री पिछले 11 साल से एक बार भी प्रेस के सामने नहीं आया है, और जो भी इंफॉर्मेशन ब्यूरोक्रेट्स के थ्रू मिलती है या बड़े बड़े नेताओं के थ्रू मिलती है वो ट्विटर के माध्यम से मिलती है।
और जब इनसे पूछा जाता है कि ऐसा क्यों है, तो कहा जाता है कि ऊपर से हमें आदेश है कि मीडिया के साथ आप वन ऑन वन इंटरेक्शन मत कीजिए। और ये हाल कोई इंडिया का नहीं है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने ट्रूथ सोशल जो उनका प्लेटफॉर्म है वहां पे इंफॉर्मेशन जो है पहले डालते हैं, उसके बाद में मीडिया वहां से इंफॉर्मेशन उठाता है। ट्रूथ सोशल के पहले जो उनका पहला टर्म था 2016 से लेकर 2020 का, उसमें वो इंफॉर्मेशन ट्विटर पे डाला करते थे। तो कहने का अर्थ ये है कि भाई जो जनता तक राइट इंफॉर्मेशन छन के आता था पत्रकारों के माध्यम से, अब वो पूरी तरीके से बंद हो गया है। जो राजनेता या जो अखबारों के मालिक इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में डालना चाहते हैं, वही इंफॉर्मेशन जो है वो आ रहा है। और ये हम देख रहे हैं कि ये दुष्चक्र जो है, इसमें सारी प्रजातांत्रिक शक्तियां जो है वो इसके अंदर में समाहित हो गई है। पूंजीपतियों के अधीन जो है वो सारी की सारी शक्तियां जो है वो चली गई हैं। जर्नलिज्म बोल लीजिए या आप प्रजातंत्र की बोल लीजिए, और आज की डेट में डेमोक्रेसी भी जो है ये कुछ पूंजीपति ही वर्ल्ड ओवर जो है चला रहे हैं। लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं वाहियात बातें हैं, फालतू की बातें हैं। परंतु जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस देश में, ना केवल भारत में बल्कि विश्व भर में, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो रहा है और मीडिया की ओनरशिप पैटर्न चेंज हो रही है, उससे ये साफ समझ में आ रहा है कि लॉस मेकिंग बिजनेस में पैसा डालने के लिए क्यों मीडिया के ओनर्स आ रहे हैं। क्यों गौतम अदानी जी जो है वो लॉस मेकिंग एनडीटीवी को बाय करना चाहते हैं। क्यों मुकेश अंबानी जी जो है वो एनडीटीवी जो पहले लॉस मेकिंग था प्रणय रॉय जी का, उसके अंदर में उन्होंने शेयर्स खरीदे। क्या जरूरत थी? आप पूंजीपति हो, आपका काम है प्रॉफिट बनाना, और आप यही बोल के अखबारों से अच्छे पत्रकारों को निकाल रहे हो कि ये लोग बहुत कॉस्टली हैं, हम प्रॉफिट नहीं बना रहे हैं, लॉस बना रहे हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि आपको मालूम है कि पत्रकारिता जो है वो एक लॉस मेकिंग बिजनेस है या कॉस्ट सेंटर है, तो आप इसमें घुसी क्यों रहे हो? घुसने का कारण यह है कि आप जर्नलिज्म को जो है एक टूल, एक माध्यम के रूप में इस्तेमाल कर रहे हो, सत्ता के साथ में अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने में। सत्ता को ऑबलाइज करने के लिए आपको एक टूल चाहिए, और वो टूल जो है वो मीडिया बन रहा है। इसीलिए हम देखते हैं कि भारत में मुकेश अंबानी भारी स्तर पे मीडिया में बाइंग कर रहे हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि गौतम अदानी जी एनडीटीवी बाय कर रहे हैं। इसलिए हम देखते हैं कि अमेरिका में वॉशिंगटन पोस्ट जैसा अखबार जो है, जिसकी जिसकी मालकिन एक टाइम में कैथरीन ग्राहम हुआ करती थी, जिन्होंने वाटरगेट स्कैंडल निकालते वक्त एक मिनट भी नहीं सोचा था, और उन न्यूज को जो है हमने देखा कि उस न्यूज ने कैसे सत्ता की चूल्हे हिला दी। अब हम देख रहे हैं कि जेफ बीजोस उसको ओन कर रहे हैं। तो ये यदि मीडिया इतना लॉस मेकिंग प्रोपोजिशन है, इतना नुकसानदायक काम है, तो ये पूंजीपति घुस क्यों रहे? ये पहला सवाल है। और ये मेरा जहां तक शक है, ये घुसे इसलिए, ये बहुत ही सोची समझी साजिश रही है कि भाई यदि हमको जनता की आवाज दबानी है, तो पहले जो जनता का इंफॉर्मेशन का जो माध्यम है, उस माध्यम पे ही कब्जा जो है वो कर लिया जाए। और इसी कारण से जेफ बेजोस ने 2013 में वॉशिंगटन पोस्ट खरीदा। वॉशिंगटन पोस्ट पहले एक लिस्टेड कंपनी थी, जेफ बेजोस ने उसको खरीद के प्राइवेटली ओन्ड कंपनी बना ली। अब ये कंपनी प्राइवेटली ओन्ड है। इसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स जो हैं वो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज की तरह जो है वो पब्लिश नहीं होते। तो अलग अलग मीडिया रिपोर्ट से जो मैं रिसर्च द्वारा इंफॉर्मेशन लेके आ पाया, उससे मुझे ये पता चला कि 2023 में इसको $100 मिलियन का लॉस हुआ था, और 2024 में इसको $77 मिलियन का लॉस हुआ था। यानी विगत 2 वर्षों में इसको $177 मिलियन का लॉस हुआ है। जेफ बीजोस, जिनका नेटवर्थ ही $50 बिलियन $100 बिलियन के बीच का है, रईस आदमी, एक टाइम तो $100 बिलियन भी क्रॉस कर गया था। ये इनके देखिए शेयर प्राइसेस पे इनका नेटवर्थ डिपेंड करता है। शेयर प्राइस ऊपर जाते हैं तो बढ़ जाता है, शेयर प्राइसेस नीचे आ जाते हैं तो घट जाता है। सिंपल सा फंडा है। तो आई मीन ये कोई एक ट्रू रिफ्लेक्शन नहीं है, बट तो भी मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो $बिलियन ओन करता आदमी, अमेज़न जैसी कंपनी का जो मालिक है, उस कंपनी को क्या मतलब, उस व्यक्ति को क्या जरूरत है कि वो कुछ चंद $मिलियन के लॉस को बर्दाश्त ना कर पाए। और वो भी ऐसे वक्त में जब जेफ बीजोस ने $40 मिलियन यानी अमेज़न ने
$40 मिलियन दे के डोनाल्ड ट्रंप की बीवी मेलेनिया के ऊपर में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, उसके लिए $40 मिलियन का पेमेंट किया। और ऐसे टाइम पे आप 300 अपने एम्प्लॉयज को निकाल रहे हो, जो ना जाने कितने महीनों की सैलरी जो है वो कवर कर लेता है यदि मेलिना ट्रंप की डॉक्यूमेंट्री में ये पैसे खर्च नहीं करते। तो जाहिर सी बात है कि एक तरीके के आपके ऊपर में एक्यूजिशंस लगेंगे कि आप डोनाल्ड ट्रंप के नजदीक जाना चाहते हो, आप सत्ता के नजदीक जाना चाहते हो और इसलिए आप ऐसे काम कर रहे हो। मेरा सवाल यह है कि भाई जेफ बीजोस वैसी बिलियन एंड बिलियन डॉलर के मालिक है, क्या कुछ चंद कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो ऐसा काम कर रहे हैं? थोड़े से और बिलियन डॉलर उनके नेटवर्थ में ऐड हो जाएंगे तो ऐसा वो क्या कर लेंगे, क्या मिल जाएगा उनको? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप अपनी इंटीग्रिटी, अपने इमेज, अपनी ब्रांड, अपने नाम को दरकिनार करके, अपनी क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचा के आप चंद बिलियन डॉलर कमा भी लोगे तो आप क्या मतलब, आप तो ऑलरेडी बिलियन एंड बिलियंस डॉलर के मालिक हो। कोई फकीर, कोई भिखारी अगर ऐसा काम करे तो समझ में आता है, पर जेफ बीजोस टाइप आदमी यदि इस तरीके का काम करता है तो बहुत सारे सवाल जो है वो उठ के खड़े होते हैं। अब जेफ बीजोस के द्वारा या उनके मैनेजमेंट के द्वारा क्या बात कही गई? उनके द्वारा यह कहा गया कि जनता जो है वो उनकी इंफॉर्मेशन हैबिट जो है वो चेंज हो रही है। जनता जो है अब वो डिजिटली न्यूज ज्यादा कंज्यूम कर रही है, उसकी इंफॉर्मेशन हैबिट जो है वो चेंज हो रही है और अब वो जनरेटिव एआई टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रही है। कंज्यूमर्स आर कंज्यूमिंग न्यूज, मोर एंड मोर न्यूज थ्रू ऑनलाइन। तो भाई मेरा सवाल यह है कि यदि ऐसा है तो वॉशिंगटन पोस्ट ने क्यों नहीं डिजिटल मीडियम को जो है वो स्ट्रांग करने पे, अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्ट्रांग करने पे ध्यान दिया? आपने सीधा का सीधा उठा के पूरा का पूरा उन्होंने अपना स्पोर्ट्स डेस्क बंद कर दिया, उन्होंने मेट्रो डिवीजन का रिस्ट्रक्चरिंग कर दिया, यानी जो सिटी न्यूज रहती है उन्होंने इंटरनेशनल कवरेज ना के बराबर कर दिया। उन्होंने एशिया एडिटर की पोस्ट जो है वॉशिंगटन पोस्ट ने अभी जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई उसमें एशिया एडिटर की पोस्ट ही खत्म कर दी, दिल्ली ब्यूरो चीफ की पोस्ट ही खत्म कर दी, सिडनी ब्यूरो चीफ की पोस्ट ही खत्म कर दी। बुक डेस्क जो हुआ करता था, जो पूरे वर्ल्ड में अच्छी अच्छी जो किताबें छप रही हैं उनके बारे में जो है वो क्रिटिकल एनालिसिस करता था, वो बुक डेस्क खत्म कर दिया है। तो इंटरनेशनल कवरेज खत्म, स्पोर्ट्स कवरेज खत्म, बुक्स का जो है वो कवरेज खत्म, आपका सिटी का कवरेज ना के बराबर। तो आप करना क्या चाह रहे हो भाई? तो उनका कहना है कि अब हम ज्यादा से ज्यादा फीचर्स पे ध्यान देंगे। फीचर्स कैसे? जो वेलनेस के बारे में बताए, जो हेल्थ के बारे में बताए, यानी अमीर लोगों के शौक जो है वेलनेस, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में सुनो, उसके बारे में देखो। अमीर लोगों के क्या शौक है, अमीर लोग कैसे घर खरीदते हैं, अमीर लोग कहाँ वेकेशन मनाते हैं, अमीर लोग कौन से रेस्टोरेंट में खाने जाते हैं, कौन सी डिशेस चल रही हैं। यानी वेलनेस पे ध्यान दिया जाएगा, हेल्थ पे ध्यान दिया जाएगा, थोड़ा बहुत नेशनल पॉलिटिक्स पे ध्यान दिया जाएगा जहां सत्तारूढ़ पार्टी के साथ कदमताल किया जा सके, और फिर जो है उसके बाद में ठन गोपाल इंफॉर्मेशन जनता को कुछ मिलने नहीं वाली है। यह अकेले वॉशिंगटन पोस्ट तक सीमित नहीं है। देखिए मैं अमेरिका की बात क्यों कर रहा हूं, हिंदुस्तान भारत के बारे में तो हम ना जाने कितने प्लेटफॉर्म पे ये बात कर चुके हैं, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि ये भारत तक ही सीमित नहीं है कि प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है, मीडिया का गला घोटा जा रहा है। ये चीज आज की डेट में विश्व के सबसे रईस देश में भी हो रहा है, यानी अमेरिका में एक जम के वॉर चली है कि डिस्कवरी वार्नर जो है, वार्नर डिस्कवरी पे कब्जा किसका हो, और इसके लिए नेटफ्लिक्स एक तरफ जो है वो रसाकशी कर रहा है, दूसरी तरफ पैरामाउंट पिक्चर्स जो है वो रसाकशी कर रहा है। अब आप बोलोगे वार्नर डिस्कवरी में ऐसा क्या है? वार्नर डिस्कवरी जो है ग्रुप वो सीएनएन न्यूज चैनल को ओन करता है, और पैरामाउंट पिक्चर्स जो है, ये आपको मालूम है कि जो ओरेकल के मालिक हैं उनके बेटे जो हैं वो चलाते हैं आज की डेट में, ठीक है। तो ओरेकल के मालिक जो हैं, जाहिर सी बात है वो डोनाल्ड ट्रंप के बहुत क्लोज हैं, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को कहा कि भाई सीएनएन ने 2016 से लेकर 2020 के बीच में आपको बहुत तकलीफ दी थी, आप हमको वार्नर डिस्कवरी दिला दीजिए और हम जो है
CNN को जो है उसकी न्यूज कवरेज को हम जरा थोड़ा ठीक करेंगे। वही नेटफ्लिक्स जो है वो बोलता है कि भाई हम आएंगे, हम वार्नर डिस्कवरी लेंगे, CNN इंडिपेंडेंटली काम करेगा। और खूब जम के रस्साकशी चालू है। वो उस पर मैं एक सेपरेट एक अलग ही वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही विस्तृत चर्चा का जो है वो विषय है। तो दोस्तों, कहने का अर्थ है, मैं आज ये क्यों सब्जेक्ट लेके आया, फ्रांसिस फुकुयामा से मैंने शुरुआत क्यों की? क्योंकि फ्रांसिस फुकुयामा 1990s के बहुत बड़े दार्शनिक, बहुत बड़े फिलोसफर माने जाते हैं। आज भी उनका नाम है, जीवित है। सैमुअल हैटिंगटन भी बहुत माने जाने जो है फिलोसफर रहे, दार्शनिक रहे। पर इन दोनों लोगों ने वेस्टर्न पावर, कैपिटलिज्म, पूंजीपति, डेमोक्रेसी, इनकी जीत की घोषणा की थी। ठीक है। फ्रांसिस फुकुयामा ने 1992 में अपनी किताब द एंड ऑफ हिस्ट्री के माध्यम से, और 1993 में सैमुअल हैटिंगटन ने क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के माध्यम से। परंतु ये दोनों जो दार्शनिक थे वो गलत साबित हुए। गलत इसलिए साबित हुए क्योंकि उनको लगा कि कैपिटलिज्म जो है ये बहुत ही पवित्र, बहुत ही पायस चीज है, और ये आने वाले दिनों में वर्ल्ड के स्ट्रक्चर को और अच्छा बनाएगा। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है प्रजातंत्र का जो ढर्रा है वो चरमरा रहा है, स्ट्रक्चर जो है वो हिल रहा है, कांप रहा है, क्योंकि यही कैपिटलिस्ट लोगों ने अब धीरे धीरे जो है सूचना के प्रचार के तंत्र पे कब्जा कर लिया है, और आप लोगों को इसकी भनक भी नहीं लग रही है। धीरे धीरे आप मीडिया का कवरेज देखिए, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज गायब हो गई हैं, ना के बराबर हो रही हैं, और बड़े बड़े बिजनेस ग्रुप के अगेंस्ट में तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है। कोई औने पौने टाइप छोटे मोटे पॉलिटिशियन के बारे में कुछ छप जाता है, परंतु ये जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, जो बिजनेस ग्रुप्स हैं वर्ल्ड ओवर, जो कैसे हाथ मिला के पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं, इसके ऊपर में आपको कोई न्यूज कवरेज नहीं मिलेगा। और उसका कारण यह है कि मीडिया जो है वो आज की डेट में इन्हीं कैपिटलिस्ट लोगों के हाथों में चला गया है, और इन लोगों के हाथों में जाने के बाद में इन्होंने जनता को अनइन्फॉर्म्ड कर दिया है। जनता के पास में इंफॉर्मेशन जो है वो जा ही नहीं रही है। मैंने शुरुआत फ्रांसिस फुकुयामा और सैमुअल हैटिंगटन से की थी, अंत में थॉमस जेफरसन के उस फ्रेज से करना चाहूंगा। थॉमस जेफरसन ने 1787 में, जब वो अमेरिका के एम्बेसडर थे फ्रांस में, तब उन्होंने एक लेटर लिखा था अपने दोस्त एडवर्ड कैरिंगटन को। ठीक है, ये 16 जनवरी 1787 में लेटर लिखा था उन्होंने, और उसमें कहा था कि यदि मुझे चुनने के लिए कहा जाए, मैं एग्जैक्ट उनका फ्रेज बताता हूं, गवर्नमेंट बाय इट्स नेचर ऑलवेज वांट टू एक्यूमुलेट पावर एंड यूज इट। उन्होंने ये कहा था कि वर इट लेफ्ट टू मी टू डिसाइड वेदर वी शुड हैव ए गवर्नमेंट विदाउट न्यूज़पेपर और न्यूज़पेपर विदाउट ए गवर्नमेंट, आई शुड नॉट हेजिटेट ए मोमेंट टू प्रेफर द लेटर। मतलब यदि मुझे दिया जाए दो चॉइसेस कि क्या आपको एक ऐसी सरकार चाहिए जहां पे कोई अखबार नहीं हो, एक ऐसा देश चाहिए जहां सिर्फ सरकार हो पर अखबार नहीं हो, या फिर दूसरा मुझे चॉइस दिया जाए कि एक ऐसा देश चाहिए जहां पे सरकार नहीं है परंतु सिर्फ अखबार है, तो मैं सिर्फ अखबार वाले चॉइस को चुनूंगा, सिर्फ सरकार वाले चॉइस को नहीं चुनूंगा। ये अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन ने कहा था जब वो फ्रांस में एम्बेसडर थे अमेरिका के। दोस्तों, ये क्यों उन्होंने कहा था? क्योंकि देखिए क्या है, जर्नलिज्म जो है वो डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए बहुत आवश्यक है, और वो आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो सरकार रहती है या जो सत्ता में लोग रहते हैं या जिनके पास में ताकत रहता है, वो और अपनी ताकत को जो है वो मजबूत करने का प्रयास करते हैं। ज्यादा से ज्यादा ताकत को कैसे अपने अधीन लाया जाए, कैसे उसके ऊपर में कब्जा किया जाए, यही उनका प्रयास रहता है। और इस प्रोसेस को जो है वो मीडिया ही कुंद करती है, मीडिया ही आके उनसे द्वंद करती है। आज भी यदि भारत में देखें तो यदि न्यूज चैनल और प्रिंट न्यूज़पेपर्स यदि दंडवत प्रणाम कर रहे हैं सरकार को, केंद्र सरकार या राज्य सरकारों को, तो उस वक्त में हमारे जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं जो यूट्यूब पे आके जो भी हो सकता है, हमारी जितनी भी क्षमता है, जितनी भी कैपेबिलिटी है,
हम अपने विचारों को जो है निष्पक्ष रूप से रखने का प्रयास करते हैं और सरकार से सवाल पूछते हैं। पर यदि ये माध्यम भी नहीं रहा तो फिर कैसे आप लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचेगा, इसके बारे में आप लोग सोचिए। इसलिए मैं आप लोग कहता हूं कि यदि आपको कोई ढंग का नजर आए पत्रकार, मैं मेरी बात नहीं कर रहा, कहीं भी पत्रकार नजर आए तो उसकी मदद कीजिए, उसकी हेल्प कीजिए। जो बार बार मैं आपको हर वीडियो के एंड में बोलता हूं कि यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वो इसलिए कहता हूं ताकि मेरी बातों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप पहुंचा सकें। आप ही मीडियम है, ठीक है। यूट्यूब तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म है, परंतु उस प्लेटफॉर्म पे न्यूज डालने के बाद में आप ही लोग जरिया हैं जो इसको दूर तक पहुंचा सकते हैं। मेरे वीडियोस को 1000, 1500, 2000 लोग देखते हैं, उससे ज्यादा नहीं देखते हैं, ठीक है। कोई मैं बहुत फेमस न्यूज लाने वाला व्यक्ति नहीं हूं, परंतु कहने का यह अर्थ यह है कि मेरे जैसे कईयों लोग हैं जो ये प्रयास कर रहे हैं अपने अपने लेवल पे कि किसी भी तरीके से जर्नलिज्म को जीवित रखा जाए और पूंजीवादी ताकतों के सामने नतमस्तक ना हुआ जाए। तो हमारे इस प्रयास में यदि आपको निष्पक्ष विचार चाहिए तो आपको अपना साथ थोड़ा देना ही होगा। मुझे बड़ा दुख होता है, देखिए मैं देखता हूं लोग हर जगह बोलते हैं कि निष्पक्ष पत्रकारिता हमें चाहिए, परंतु वो खुद उसके लिए कुछ प्रयास नहीं करते हैं, वो खुद कुछ भी इनिशिएटिव नहीं लेते हैं। तो जब तक आप निष्पक्ष पत्रकारों का साथ नहीं देंगे, निष्पक्ष पत्रकारिता जीवित नहीं रहेगी, जिंदा नहीं रहेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड डे।